प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, रीट की सीरीज़ चल रही थी और रीट और सी टैट की सीरीज़ में हम एग्रीकल्चर की चर्चा कर रहे थे। एग्रीकल्चर में लास्ट हमने जीवन निर्वाह कृषि को कंप्लीट कर लिया है और वहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस को भी हमने देख लिया है कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हम उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। हमने 3 कृषि पैटर्न, कृषि के जो प्रकार हैं उसकी हमने चर्चा की। 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न अभी हमने पढ़ा है। नंबर 1 हमने पढ़ा था स्थानांतरित कृषि, नंबर 2 आदिम स्थायी कृषि और नंबर 3 जीवन निर्वाह कृषि। और तीनों को हमने अंतर के आधार पर कि तीनों में क्या अंतर है उसके आधार पर हमने पढ़ा। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि का जो प्रकार है वो अपनाया जाता है। दोस्तों, अब हम एक महत्वपूर्ण कृषि के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। देखिए दोस्तों, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि जो है ये मुख्यतः अनाज पर आधारित है। मुख्यतः किस पर आधारित है? अनाज यानी गेहूँ। मुख्य रूप से गेहूँ पर आधारित है। वीट ये है। इसका एक कारण ये है क्योंकि जो विकसित कंट्री है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है नेशन जो है, वो क्या करती हैं, जनसंख्या कम होती है और जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ पर इस प्रकार का जो प्रोडक्शन होता है वो अधिक देखने को मिलता है। तो वहाँ प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा किसको स्थान दिया जाता है, किस फसलों को सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, वो है गेहूँ। देखिए, हम पढ़ते हैं और आपको समझाते जाएंगे 1 बाय 1। वास्तव में जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वाह का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहां भूमि अधिक व जनसंख्या कम, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जनसंख्या का जो क्षेत्र है वह तो कम है, जनसंख्या कम पाई जाती है और भूमि अधिक है। कहने का मतलब ये, जैसे हम तुलना करें भारत में तुलना करें तो भारत में जनसंख्या तो अधिक है, भारत में जनसंख्या जो है वो तो अधिक है, लेकिन भूमि का क्षेत्र कम है। भूमि का क्षेत्र कम है, जनसंख्या अधिक है। वहीं यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जनसंख्या जो है वो कम है, जनसंख्या कम है और भूमि क्षेत्र कैसा है? भूमि क्षेत्र दोस्तों अधिक है। भूमि क्षेत्र अधिक, भूमि क्षेत्र कैसा है? अमेरिका की हम तुलना कर रहे हैं भारत से, तो अमेरिका में जनसंख्या तो क्या है? कम, और भूमि क्षेत्र क्या है? अधिक। जबकि भारत में क्या है? जनसंख्या अधिक है, भारत में जनसंख्या अधिक और भूमि क्या है? कम। भूमि क्या है? कम। तो यहाँ फिर क्या होता है? उत्पादन जो प्रति हेक्टर होता है वो कम हो जाता है। जबकि अमेरिका में जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ विस्तृत क्षेत्र है और विस्तृत क्षेत्र जो है वो अत्याधुनिक जो मशीनें हैं उनके माध्यम से वहाँ अनाज की कृषि या गेहूँ की कृषि की जाती है। यहाँ तक समझ में आया आपको? देखिए, इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहाँ भूमि तो अधिक है परंतु जनसंख्या कम है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और यदि आप रीट सी टेट जैसे एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं या इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसे जो यूपीएससी पेपर्स हैं, ठीक है, यूपीएससी का पेपर है, यूपीपीसीएस का पेपर है, अदर पीसीएस के जो पेपर है, वहाँ पर मुख्य रूप से जो विशेषता होती है, मुख्य रूप से जो विशेषता होती है, विशेषताओं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पे पूछे जाते हैं? विशेषताओं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको विशेषता पता होनी चाहिए। यदि आपको विशेषता पता होगी तो वहीं से ये क्वेश्चन
पुटअप किया जाएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब प्रश्न को किस तरह से बनाया जा सकता है वो तो मैंने आपको बताया। अब कौन कौन से स्टेप्स है जहाँ से ये क्वेश्चन के ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं, देखिए चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए नंबर 1, इस प्रकार की कृषि विस्तृत भूजोतों पर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर भूजोत मतलब क्या होता है, यानी कि जो भूमि का आकार होता है, भूमि का आकार बहुत बड़ा होता है। हमने चर्चा की थी अभी कि जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ ऑलरेडी भूमि का आकार बड़ा होगा, और जब भूमि का आकार बड़ा होगा तो वहाँ क्या है, इस प्रकार की कृषि की जा रही है कि जिसका उत्पादन बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, जिसकी मांग अधिक हो जाए, जिसकी मांग अधिक होगी तो फिर उत्पादन भी उसका अधिक होगा। और कम जनसंख्या है, कम जनसंख्या क्षेत्र बड़ा है, कम जनसंख्या क्षेत्र बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, मशीनों के माध्यम से हम गेहूं की कृषि करेंगे। देखिए, तो इस प्रकार की कृषि विस्तृत भूजोत यानी जहाँ पर अधिक भूमि है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इनका क्षेत्रफल प्राय 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, 240 से 1600 हेक्टेयर तक ये क्षेत्र होता है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है। अब देखिए, हम चर्चा कर रहे थे अमेरिका की। अमेरिका में जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल बड़ा है, यानी हम तुलना करें भारत से तो हम क्या देखते हैं, यदि कोई इतना बड़ा अमेरिका में क्षेत्र है, जनसंख्या केवल इतने क्षेत्र में निवास कर रही है, जनसंख्या केवल इतने क्षेत्रों में निवास कर रही है। बाकी का जो शेष क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृषि कार्य संपन्न हो रहा है। अब यदि भारत की तुलना करें, भारत में इतना ही बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या का जो क्षेत्र भारत में है वो लगभग इतना है। ये जनसंख्या का क्षेत्र है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम औसत की बात कर रहे हैं। और केवल इतना ही क्षेत्र जो है वो केवल कृषि योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जनसंख्या का दबाव अधिक है, जबकि कृषि कार्य के लिए भूमि कम है। जबकि अमेरिका में क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। अमेरिका में जनसंख्या कम है और कृषि की जो भूमि है वो अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर अनाज जैसी कृषि कार्य संपन्न होता है। खेत तैयार करने से फसल काटने तक का समस्त कार्य मशीनों के द्वारा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जनसंख्या कम है और खेत या जो भूमि है जहाँ पर कृषि कार्य संपन्न हो रहा है वह कैसा है, बड़ा है, तो नॉर्मली है कि वहाँ पर मशीनों के द्वारा कार्य होगा। मशीनों के द्वारा कार्य क्यों होगा, क्योंकि जनसंख्या कम है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो विस्तृत अनाज कृषि है, जो कि जनसंख्या कम और भूभाग अधिक वाले क्षेत्र में होती है, वहाँ कृषि कार्य मशीनों के द्वारा होता है। वहाँ कृषि कार्य किसके द्वारा होता है दोस्तों, मशीनों के द्वारा होता है। तो वह कृषि कार्य मशीनों के द्वारा क्यों होता है, उसका कारण क्या है कि जनसंख्या, मैंने बताई आपको, जनसंख्या यहाँ पर क्या है, कम है, जनसंख्या कम है। जब जनसंख्या कम होगी तो अधिकांश कार्य कैसे होंगे, मशीनों के द्वारा। अधिकांश कार्य कैसे होंगे, मशीनों के द्वारा। समझ में आ गया। भारत में क्या है, भारत में जनसंख्या अधिक तो क्षेत्र भी कम है, और वह जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है, तो वहाँ मशीनों का जो कार्य क्षेत्र है वो कम हो जाता है। जबकि बड़े जो विकसित देश है वहाँ पर मशीनों का जो कार्य हो रहा है वो सर्वाधिक हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल कौन कौन सी फसलें हैं जो महत्वपूर्ण होती है। गेहूँ है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है गेहूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति को खाद्यान्न की पूर्ति के लिए गेहूँ महत्वपूर्ण होता है, यानी कि उसको 2 वक्त का खाने के लिए उसको गेहूँ की आवश्यकता होती है। गेहूँ का उत्पादन अधिक होता है। अब यदि हम विश्व की दृष्टि से देखें तो जो विकसित कंट्रीज़ है वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन अधिक है, जो विकसित देश है वहाँ गेहूँ का उत्पादन अधिक है, और इसीलिए वहाँ पर मांग अधिक हो जाती है। मांग बढ़ जाती है तो हमें उन देशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है। यदि उन्हें गेहूँ उपलब्ध भी कराना पड़े फिर भी उनके पास इतना गेहूँ बच जाता है, इतना गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है कि वो अन्य देश को क्या कर देते हैं, निर्यात कर लेते हैं। और ऐसे देश जहाँ जनसंख्या अधिक है और प्रोडक्शन कम है तो वे विकसित देशों से गेहूं का आयात हमें उन्हें करना पड़ता है। उसके अलावा जौ, जई, राई, ठीक है, राई,
तिलहन आदि फसलें भी बोई जाती है। तो गेहूँ जो है वो मुख्य फसल है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो विस्तृत अनाज कृषि है उसमें मुख्य फसलें क्या है, गेहूँ, ठीक है। या पूछ ले कि गेहूँ के अलावा जौ है, जई है, राई है, तिलहन है, सरसों है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। अब देखिए, जहाँ प्रोडक्शन अधिक होगा, अब प्रोडक्शन अधिक होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन अधिक होगा तो क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। और सुरक्षित रखने के लिए हमें गोडाउन्स बनाए जाते हैं, गोदाम बनाए जाते हैं। क्योंकि विस्तृत क्षेत्र है और विस्तृत क्षेत्र होगा तो उत्पादन अधिक होगा, विस्तृत क्षेत्र अधिक, उत्पादन अधिक, तो उसको रखने के लिए हमें स्थान चाहिए। जबकि भारत में क्या होता है, भारत में यदि उत्पादन भी अधिक होता है तो अब भारत में प्रॉपर क्या नहीं है, बड़े माल के गोदाम नहीं है, जिसके माध्यम से काफ़ी हज़ारों क्विंटल जो अनाज होता है, लाखों क्विंटल अनाज जो होता है वो भारत का प्रति वर्ष सड़ जाता है, गल जाता है, समाप्त हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं और उन्हें हमें उसे फिर वेस्टेज करके हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो बड़े देशों में क्या है, बड़े देशों में जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ पर खेतों का आकार अधिक है, खेतों का आकार अधिक होने के कारण वहाँ पर प्रोडक्शन अधिक होता है और प्रोडक्शन अधिक होता है तो वहाँ बड़े बड़े माल के गोदाम बना दिए जाते हैं ताकि उसे लंबे समय तक क्या सुरक्षित रखा जा सके। ये एक महत्वपूर्ण विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है कि एक तो गेहूं की फसलों को लायक सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े माल के गोदाम हैं और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होता है, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होता है क्योंकि जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम है इसलिए बड़े बड़े जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर मशीनों के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, ठीक है, इन बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन महत्वपूर्ण बातों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया जाता है और आपसे फिर घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कहीं दूसरी जगह से पूछा गया है, लेकिन एक्चुअली में होता है क्या है विद्यार्थियों, क्वेश्चन सही से बनते हैं बस उसको घुमा दिया जाता है। नेक्स्ट, मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है। जैसे हमने चर्चा की कि मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होगा क्योंकि जनसंख्या कम है। अब देखिए जितने भी विकसित देश हैं, ठीक है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, वहाँ पर क्या विकसित कंट्री में क्या है, जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम है तो अधिकांश लोग जो है वो बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े व्यवसायों में लगे हुए हैं। जस्ट लाइक जैसे हमने पढ़ा था द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग, चतुर्थ उद्योग, पंचम उद्योग, ये हमने उद्योग व्यवसाय हम पढ़कर आए, तो उन व्यवसायों में लोग लगे हुए हैं। अमेरिका हो, चीन हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन, ये जैसे देश हैं जो है ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय में लगे हुए हैं और जब ये इन व्यवसायों में लगे हैं तो ये कृषि की तरफ इतना ध्यान नहीं देते और जो जनसंख्या कृषि की तरफ ध्यान देती है तो मानवीय श्रम क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है। मानवीय श्रम कैसा होता है दोस्तों, न्यूनतम हो जाता है। और जब मानवीय श्रम न्यूनतम क्यों हो रहा है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो हो रहा है वो किसके माध्यम से होता है, मशीनों के माध्यम से। जो भी कृषि संबंधित कृषि के जो बीज हैं, ठीक है, गेहूं के बीज को उगाना है तो मशीनों के माध्यम से, फसलों को पानी देना है तो मशीनों के माध्यम से, उसकी कटाई करनी है तो मशीनों के माध्यम से, पैकिंग करनी है तो मशीनों के माध्यम से और उसे मार्केट में लेकर आना है तो मशीनों के माध्यम से। ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं, अधिकांश कार्य मशीनों के माध्यम से हो रहे हैं। केवल 10 या 20% में ही श्रम की, हमें लेबर की आवश्यकता होती है, केवल 20%, बाकी 80% कार्य किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा कार्य होता है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। प्रति हेक्टेयर उपज कम तथा प्रति व्यक्ति उपज अधिक हो जाती है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण है कि प्रति हेक्टेयर उपज तो कम होती है लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपज होती है वो अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि कार्य होता है। देखिए मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको बताया दो तरह के रीजन होते हैं, एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है दोस्तों, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। ये आपने संग्रहण की जो एक्टिविटी है, ठीक है, संग्रहण की एक्टिविटी के बाद मैंने पशुचारण का एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, आप
12th के वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसको बिल्कुल 1 बाय 1 सीक्वेंस मैंने समझाया था, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था पशुचारण या पशुपालन की हमने एक्टिविटी पढ़ी थी। वहाँ हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दो अलग अलग जो पैटर्न है हमने उसको पढ़ाया था। तो आप वहाँ पर जाके भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ जाके उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से उसको समझा रखा है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में इस प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको, थोड़ा हम देखिए, एक रीज़न आपने देखा है, मोस्ट ऑफ दी ये तो हो गया आपके 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये 23.5 डिग्री और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ में, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। और यहाँ पर 66.5 डिग्री एक रेखा और है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका सर्किल, ठीक है। यानी कि यहाँ आर्कटिक वृत्त है, इसका नाम आर्कटिक वृत्त, और इसका नाम है अंटार्कटिका वृत्त। देखिए दोस्तों, इनके बीच में जो क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त, इनके बीच का जो क्षेत्र है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 23.5 डिग्री से लेकर लगभग 66.5 डिग्री का ये जो बीच का क्षेत्र होता है, ये शीतोष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। कौन से कटिबंध में शामिल किया जाता है? शीतोष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध में शामिल करने के कारण अधिकांश जो महाद्वीप या देश जैसे यूरोप रीजन, उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे जो देश हैं, ये इस 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में शामिल होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका, यूरोप रीजन, ठीक है, ये जो रीजन है ये उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, इसलिए 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। और इसके अलावा अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिणी गोलार्ध में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में शामिल करते हैं, इसलिए 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का जो भाग है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय रीजन होने के कारण यहाँ पर गेहूँ की कृषि की जाती है। और चूँकि आपको मैं बता दूँ कि गेहूँ की कृषि के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, गेहूँ की कृषि के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और कम तापमान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसका पौधा जो होता है वो कम तापमान में रहकर ही उत्पादन योग्य होता है, कम तापमान ये ग्रहण करता है, और कम तापमान ग्रहण करने के बाद ही ये पौधा आदि विकसित होता है। और दूसरा, यानी इसको बोते समय और पकते समय तापमान अलग अलग चाहिए होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गेहूं की फसल है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, गेहूं की कृषि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों में हम इसको शामिल करते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और रबी की जो ऋतु होती है, हम ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें बांटते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो ये रबी की महत्वपूर्ण फसल है। किसकी फसल है? रबी की महत्वपूर्ण फसल है, जो गेहूं की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया। तो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब कौन कौन से रीज़न ये महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि निम्नलिखित में से कौन से देशों में नहीं की जाती, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि निम्नलिखित में से कौन से देशों में या कौन से रीजन में नहीं की जाती, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, नंबर 1 यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया के स्टेपीज। तो घास के मैदानों को, जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, उन्हें यूरोप में या यूरेशिया रीजन में क्या कहते हैं? स्टेपीज। ये आप ध्यान रखना, क्या कहते हैं? स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रेरीज। क्या बोलते हैं?
प्रेरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हमने पशुचारण वाला जो टॉपिक है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया है अच्छे से, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण है रीट, विशेषकर रीट और CTET में, क्योंकि CTET सेंट्रल लेवल का जो पेपर है इसमें मोस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। रीट जैसे पैटर्न में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे ऐसा पूछ लेता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन सा शामिल नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है। वहाँ 3 आपको शीतोष्ण कटिबंध और 1 उष्ण कटिबंध दे देगा, आपको चूज़ करना है कि कौन सा शीतोष्ण कटिबंध में है और कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में शामिल है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूरेशिया में तो कौन सा हो गया स्टेपीज, और उत्तरी अमेरिका में क्या हो गया प्रेरीज, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम देखें तो अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना में बोलते हैं पैम्पास। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं, पैम्पास। इन घास के मैदानों को अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, पैम्पास। इसी रीजन में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यहीं पर गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। तो अर्जेंटीना के पैम्पास ध्यान रखना, अर्जेंटीना के पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के क्या हो गए पेरीज, यूरेशिया के क्या हो गए, तो यूरेशिया का आपको ध्यान रखना है स्टेपीज। तो यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के पेरीज, अर्जेंटीना के पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ हमने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की भी चर्चा की थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की हमने चर्चा की थी, तो वहाँ पर चर्चा हुई थी, आपको ध्यान हो कि सूडान के सवाना, वेनेजुएला के लानोज, ब्राज़ील के कैंपोज और दक्षिण अफ्रीका का एक भाग है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर भी इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, जो लगभग उत्तर में स्थित है, और जो वेल्स वाला रीजन है वो थोड़ा दक्षिण में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है। अब यदि यहाँ जनसंख्या वर्तमान के स्वरूप में हम देखें, इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि जहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका है, अर्जेंटीना है। ठीक है दोस्तों, आपकी यूरेशिया वाला रीजन है, यूरोप का रीजन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी विकसित कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये सभी विकसित देश हैं। और जब विकसित देश है वहाँ पर विस्तृत, जहाँ विकसित है, देखिए विस्तृत, जहाँ विकसित देश है वहाँ पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। और यहाँ नाम आ रहा है वाणिज्यिक, यानी कि हमें क्या करना है, वाणिज्य यानी व्यापार, कमर्शियल रूप में, यानी व्यापार के रूप में हमें काम में लेना है। तो अनाज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जनसंख्या को देते हैं। जनसंख्या सीमित रहती है, और जो प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है उस प्रोडक्शन को हम बाहर क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वो इसको क्या करती है, इम्पोर्ट करती है। वो क्या करती है, इसको इम्पोर्ट करती है, यानी वो आयात का काम करती है। और ये जो देश है निर्यात का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या जो है वो कम है। हालांकि जनसंख्या वर्तमान में यहाँ पे बढ़ती जा रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो ये अपने प्रोडक्शन को भी उतना ही बढ़ाते भी है। तो ये कृषि कार्य जो होता है ये पूरा यंत्रों के माध्यम से होता है, उच्च तकनीकों के माध्यम से होता है, स्किल्ड मैनेजमेंट होता है, और जो श्रम होता है यानी जो लेबर है, जो ह्यूमन लेबर है वो कम है, ह्यूमन लेबर कम है, माने मानवीय श्रम कम है। जबकि यहाँ पर मशीनों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनाज की कृषि अधिक की जाती है और प्रोडक्शन अधिक होता है, और इसलिए निर्यात की एक्टिविटी भी ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से फ्रेम किए जा सकते हैं उसकी हमने चर्चा कर ली है। और विस्तृत अनाज कृषि की एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि ये उन क्षेत्रों में होती है, उन विकसित देशों में होती हैं जहाँ जनसंख्या तो कम होती है और क्षेत्र बड़ा होता है। जो क्षेत्र बड़ा होगा तो वहाँ फिर ऑलरेडी कृषि कार्य भी अधिक होगा, उत्पादन भी अधिक होगा। खेतों में अधिकांश
मशीनों के माध्यम से, मशीनी औजारों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से कार्य किया जाता है। कृषि की मुख्य फसल गेहूँ होती है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा अन्य फसलों को भी उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण फसलें क्या हो जाती है, कृषि। मुख्य फसलें क्या होती है, गेहूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और जब प्रोडक्शन अधिक होता है तो उसको स्टोरेज करने के लिए हमें क्या करना है, बड़े बड़े गोदाम बनाने होते हैं स्टोरेज करने के लिए। भारत में ये समस्या है कि जनसंख्या अधिक है, क्षेत्र कम है, प्रोडक्शन होता है, तो हम उसको फिर सुरक्षित नहीं रख पाते और इसलिए फिर उसमें पानी लग जाता है और गेहूं में पानी लगने के बाद वो खराब हो जाता है। मानवीय श्रम कम होता है, न्यूनतम है, क्योंकि मशीनों के माध्यम से अधिक कार्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में उपज उत्पन्न होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनको तापमान की कम आवश्यकता होती है। तापमान 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वर्षा, ध्यान रखिए दोस्तों, वर्षा महत्वपूर्ण है। और वर्षा में भी अब देखिए कि वर्षा भी जो महत्वपूर्ण है, वो जो मावट जो होती है, जो शीतकालीन जो वर्षा होती है, वो इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। शीतकालीन वर्षा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप देखते हैं कि रबी की फसल जो भी है, रबी की फसल जो भी है, या रबी की ऋतु में जो जो फसलें उत्पन्न की जाती है, उनके लिए जो शीतकालीन वर्षा होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जो शीतकालीन वर्षा होती है वो महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान में यदि हम देखें तो राजस्थान में इसको मावट कहते हैं, और भारत की दृष्टि से हम इसे उत्तरी पश्चिमी वर्षा के नाम से हम जानते हैं। तो जो शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, यानी विंटर सीजन में जो वर्षा होती है, वो इन फसलों के लिए लाभदायक होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की चर्चा कर ली है। आगे नेक्स्ट हम इसी तरह से बने रहेंगे और आगे भी हम महत्वपूर्ण कृषि के जो प्रकार अभी बचे हुए हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। 1 बाय 1 आप नोट्स बनाते चलिए, 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते चले जाइए, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस टॉपिक्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस लग सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस की जो सीमा है वो 5 से 6 ही रहती है, यदि हम पूरी एक यूनिट को कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कहना संभव नहीं है। इसलिए हमें हर यूनिट को इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी, स्थानांतरित कृषि में आपको अलग अलग नाम मैंने आपको बताए थे। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि पूर्वी राज्यों में हम इसे जूमिंग कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को, क्योंकि स्थान बदल बदल के की जाती है, लेकिन इसका नामकरण अलग है। और रीट, सीटैट, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक जैसे अन्य जितनी भी राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं होती है, या सेंट्रल लेवल पे जितनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, अक्सर वहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया। स्थानांतरित कृषि को मिलान करने पे क्वेश्चन दे दिया कि एक तरफ तो आपको देश के नाम दे दिए, एक तरफ आपको इनके उपनाम दे दिए, या इनके जो बोले जाने वाले नाम है, ठीक है, वो नाम दे दिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के, और आपको मिलाने को दे दिया, या आपसे पूछ लिया कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये पैटर्न मैंने आपको जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से हमें एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। एक एक टॉपिक में क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, हमें उसकी चर्चा करनी है, क्योंकि संभावित प्रश्न निकालना महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रश्न को निकाल लेते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर वो प्रश्न वहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यदि उस टॉपिक को आप अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। और इस चैनल की खासियत यही है कि हम ज्योग्राफी को बहुत छोटे स्तर से लेकर बहुत बड़े स्तर पर पढ़ते हैं और हर टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अलविदा।